जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। इधर कुछ समय से मैं यह देख रहा हूँ कि हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ जगहों पे दुर्व्यवहार हुआ, जिसका मैं घोर निंदा करता हूँ। आखिर हम लोग अपनी बहन बेटियों को इज्जत और सम्मान देना चाहिए, ना कि ऐसी भावनाएं प्रदर्शित करनी चाहिए। यह सब देखकर मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो फिर इसको मैंने ध्यान में बैठ के जानने की कोशिश की, तो यह समझ में आया कि इस प्रकार की घटनाएं जो हम जनमानस के सामने आती हैं, वह कुछ परसेंटेज ही होती हैं। या आप ये समझ लीजिए कि 100 में 10% ऐसी घटनाएं हम लोगों के सामने आ पाती हैं, जबकि 90% हम लोगों के सामने आ ही नहीं पाती हैं। उनकी जानकारी भी किसी को नहीं हो पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारी बहन बेटियां अपने को एक निर्बल महसूस करती हैं। वो कुछ खुल के नहीं बोल पाती हैं, हिम्मत नहीं दिखा पाती हैं। अपने आगे के मार्ग के लिए वह मजबूती नहीं दिखा पाती हैं कि हमें आगे चलना है तो पूरी दृढ़ता और उसके साथ हमें पुरुष का समाज का सामना करना चाहिए, ना कि दब के घुटन महसूस करें। लेकिन ऐसा सभी स्त्रियों के साथ नहीं होता है। कुछ स्त्रियां आगे बढ़ के पुरुष समाज से टकराती भी हैं। मैंने यह भी देखा कि प्रभु ने न स्त्री में कम शक्ति दी है, न पुरुष में, बल्कि एक तरह से हम कहें तो शारीरिक क्षमता में पुरुष से ज्यादा प्रभु ने स्त्री को वह शक्ति प्रदान की है। लेकिन नारी अपने को दुर्बल क्यों महसूस करती है? सबसे बड़ी चीज यह सोचने वाली होती है कि हर स्त्री नारी अपने को दुर्बल क्यों महसूस करती है। इस विषय को जानने के लिए अगर हम इस पे पूरा ध्यान दें तो हमें इसके लिए बचपन से जानना होगा कि यह संस्कार कैसे नारी जाति में डाले जाते हैं। जब एक कन्या जन्म लेती है, उसके पश्चात वह थोड़ी बड़ी होती है, तो माँ का ज्यादातर स्नेह बेटे के प्रति होता है और बेटी के प्रति कम होता है। जबकि बेटी के रूप में जब वही माँ होती है तो उसका स्नेह अपने पिता से ज्यादा होता है, और आज भी होता है। अगर हम लोग देखें तो कितने घरों में बेटियों का स्नेह पिता से ज्यादा होता है। लेकिन वही स्नेह आगे चल के एक उसके लिए घातक हो जाता है। घातक ऐसे नहीं होता है, घातक ऐसे होता है कि वह स्नेह का जो बीज बोया गया है वह धीरे धीरे पौधा बनता है, और पौधा बनने के साथ जब वह वृक्ष का रूप लेता है तब उसके शादी का समय हो जाता है, जिसके कारण वह अपना स्नेह वैसे ही और मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ उसको अपना लेती है। तो जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई और भाई भी है साथ में, तो भाई से जब वो लड़ती है तो माँ कहती वो भाई है ना, तू तो घर में रहेगी, तेरे को उससे नहीं लड़ना चाहिए,
तू दूसरे घर जाएगी, वहाँ पे जब जाएगी तो तेरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए उन चीज़ों को पहले से ही सीख। उसको बाहर जाना है, बाहर काम करना है, तो उसको एक खुला वातावरण दो। तुम उससे क्यों भिड़ती हो? वो आया है, उसको थका मांदा है, स्कूल से आया है, उसको पानी दे दो, ये दे दो। लेकिन कभी वो अपने पुत्र से क्यों नहीं ये बातें कहती है कि तेरी बहन आई है, थकी मांदी है, उसको एक गिलास पानी तो दे आ। तो माँ कहती है, बेटा थोड़ी देर बैठ के आराम कर लो, खाना रखा है, निकाल के खा लेना। तो यह संस्कार यहीं से मतलब बीज के रूप में बो दिए जाते हैं। फिर वह जब बड़ी होती है, ये वस्त्र न पहनो, ये चीज मत करो, ऐसा मत करो, तमाम प्रकार के बंधन उस कन्या के ऊपर लाद दिए जाते हैं। मतलब एक तरह से उसके अंदर ऐसा बीज रोपित हो जाता है जिससे उसको लगता है कि हम बिना सहारे के इस संसार में जी ही नहीं सकते। और यही जब और दंड होता है तो यही नासूर बन जाता है। फिर कन्या और आगे बढ़ी, स्कूल से पढ़ाई पूरी हो गई, स्कूल में जाओ, कपड़े पहनो, किसी से बात ना करो, मुंह बांध के जाओ, ऐसे जाओ, मतलब तमाम प्रकार के अवरोध उत्पन्न कर दिए। फिर जब कॉलेज का समय आता है तो उसमें से जितनी बेटियों ने स्कूल से पास किया है, अब तो यह संख्या ज्यादा हो गई न, पहले तो 20% ही कन्याएं आगे बढ़ पाती थी। लेकिन अब जो भी वातावरण इस समय तैयार है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ 60 से 70% कन्याएं आगे कॉलेज में प्रवेश करती हैं। पहले से समाज में बदलाव आया है, लेकिन यह बदलाव और अधिक होना चाहिए। कॉलेज में पहुंचती है, उसका अलग हॉस्टल हो, उसकी सुरक्षा देखी जाए, ये सब चीजें होती तो आवश्यक है। लेकिन कहीं पे ये एक दबाव के रूप में उनके ऊपर हावी भी हो जाती है। वह दबाव नहीं होना चाहिए। उनको इसका ज्ञान बड़े प्रेम से और ऐसे देना चाहिए कि उनको अपने ऊपर वह दबाव न महसूस हो, बल्कि वह उस स्वच्छंदता को अनुभव कर सके। लेकिन हमारा समाज, जब कोई सुंदर स्त्री होता है तो उसकी दृष्टि इतनी खराब होती है कि नारी जात को वह चुभन सी महसूस होती है। तो यह बात हम अपने बेटे को क्यों नहीं बचपन में सिखाते हैं? माँ को तो तू बड़े आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता है, लेकिन वहीं दूसरों की बेटियों को वह सम्मान की दृष्टि से क्यों नहीं देख पाता है? आखिर यह नजरों का भेदभाव क्यों है? इसका मेरे साथ एक घटना भी हुई थी। उस वक्त मैं कक्षा 12 में पढ़ाई करता था। तो जिस दिन खाली था तो मैं, टीचर आए हुए नहीं थे एक दो पीरियड के, तो जो कुछ दोस्त थे वो बोले आओ चले बाहर सड़क पे, यहाँ टाइम क्या व्यतीत करोगे। तो मैं भी सड़क पे जाके खड़ा हो गया। उस समय लड़कियों के कॉलेज जाने का या स्कूल जाने का समय होता था। तो वो उस रास्ते से रिक्शे पे निकलती थी, क्योंकि मेरा स्कूल बिनेशडी चुन्नीगंज की मेन रोड पे था। तो वो लड़के खड़े हो गए और छोटी छोटी गिट्टी ले लिए। तो मैंने कहा ये क्यों, देखते जाओ, बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा क्या है। मैं खड़ा हो गया। जब लड़कियां रिक्शे से गुजरी तो वो बैठ के क्योंकि वहाँ की ड्रेस थी स्कर्ट और शर्ट,
वो बैठ के उस कंकड़ को फेंकते थे। मेरे को बहुत खराब लगा, इतना खराब लगा कि मैंने उन लोगों से कहा, मान लो यही तुम्हारी बहन होती तो क्या कोई और ये हरकत करता तो तुम इसको बर्दाश्त कर पाते? वो बोले तुम तो यहाँ पे भी अपना वो बोलने लगे। मैंने कहा नहीं, ये गलत है, मैं इसमें तुम्हारे साथ कतई इन्वॉल्व नहीं होगा। मैं वहाँ से तुरंत चल दिया। तो ये संस्कार अगर हमको घर से मिले, माता पिता से मिले, परिवार के जो बड़े सदस्य जन हैं उनसे मिले, कि अपनी दृष्टि को ऐसा बनाओ, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे दूसरी स्त्रियां हो, कोई भी हो, लेकिन हमारी नज़र में उनके लिए एक सम्मान होना चाहिए। अगर वह सम्मान हम अपने बच्चों में डालेंगे तो ऐसी घटनाओं में बहुत सी कमियां हैं। ये तो 10% है, 80 से 90% जो दबी हुई हैं, जिनमें नारी कुछ बोल नहीं पाती हैं, बहुत से कष्ट सहती हैं, तो उनको भी एक संबल मिलेगा कि नहीं, हमारा समाज, हमारे भाई बहन जितने भी हैं सब हमें एक सहयोग देंगे, तो वह अपने मन की बात आप सबसे खुल के कह सकेगी। इसको मैंने अनुभव भी किया है कि अगर हम बेटी को वह सब छूट देते हैं और वह जब खुलती है तो अपनी हर बात को मेरे से आके कहती थी, पापा ऐसा है, पापा ऐसा है, लेकिन माँ से नहीं कहती थी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अगर अपनी बेटी को वह खुलापन दें तो वह अपनी बातों को कहने में झिझकेगी नहीं, और जब वह झिझकेगी नहीं तो हम उसका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर वही उसके अंदर झिझक कि अभी मैं बोलूँगी तो पिताजी डांट देंगे, अभी मैं बोलूँगी तो मेरा भाई मारने लगेगा, तो वह कह नहीं पाती है और अंदर घुटती रहती है, जिसके कारण उसको एक बंधन सा महसूस होता है जिसको प्रकट नहीं कर पाती। फिर जब वही नारी, इस कन्या, कॉलेज से निकल के या शादी की उम्र आ गई, शादी कर दी गई, तो वह अपने पति के घर गई। जब पति के घर गई तो वहाँ पे भी अगर पति ने उसका संपूर्ण साथ दिया, क्योंकि वह जिस घर से आई है वहाँ की तो जानकारी रखती है, लेकिन जिस घर में आई है वहाँ की उसको नहीं जानकारी है, तो वह जानकारी पति का फर्ज बनता है कि वह अपने घर के हिसाब से अपनी पत्नी को ढाले, उसका मार्गदर्शन करे, ना कि अपने घर के हिसाब से उनसे मिलके पत्नी के ऊपर दबाव डाले, उसको एक गिल्टी सी महसूस कराए। ये नहीं होना चाहिए। फिर जब वह पहुंचती है तो दहेज कम है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसको ये नहीं सिखाया गया, इसको ये नहीं सिखाया गया, तमाम प्रकार की बातें होने लगती। इससे उसका जो मनोबल होता है, वो सोचती है कि चलो यहाँ इतना कष्ट है, शादी होके जाएंगे तो हमारा पति तो हमको समझेगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचती तो उसको जब यही सब चीज़ें दिखती तो उसको कितनी ठेस पहुँचती होगी, उसके अंदर कितना रुंदन आता होगा कि वह रो भी नहीं सकती खुल के। फिर जब इन सब घटनाओं से उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है तो पति कहता है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये तो पागल हो गई है, इसको तो ना खाना बनाने की तमीज़ ना कुछ, इसको डाइवोर्स दे दें जाएगी। क्या ये उचित है? क्यों नहीं उचित है? क्योंकि गलती मेरी है, मैंने अपने घर के हिसाब से अपनी पत्नी का मार्गदर्शन किया ही नहीं।
लेकिन सारा आरोप उसके ऊपर थोप दिया। अगर इसको हम और खुले उससे जानना चाहें तो हम देखते हैं, जब नारी आती है तो बहू के रूप में आती है, लेकिन वही नारी जब कुछ समय बीत जाता है और सास बन जाती है, तो वही नारी वही चीजों को अपना लेती है जो उसकी सास ने अपनाई थी। जबकि उस समय उसको गुस्सा लगती है कि मेरी सास ऐसी है, मेरी वैसी है, ये है वो है, और अपने मायके की बड़ाई बहुत करती है। इससे कि नारी ही नारी के लिए एक तरह से मार्ग में पत्थर या कांटे बो देती है। इसके पश्चात जब वह अपने मायके की बड़ाई करती है, तो मैंने देखा है 50% से भी अधिक पुरुष अपनी स्त्री और ससुराल के पक्ष में झुक जाते हैं, और यहीं से उसके घर में एक लड़ाई का बीज पनपने लगता है। क्योंकि हाँ, अगर 4 भाई हैं या 2 हैं या 1 है, जो भी हैं, जिस घर से कन्या आई है, जब पुरुष उस घर के लिए पूरी तरह से महत्व देने लगेगा और अपने घर को बुरा और भला समझने लगेगा, तो उन्नत घर के अंदर कहाँ होगी। रोज का लड़ाई, रोज का झगड़ा होने लगेगा, और वो भी नारी से नारी का ही होना पहले आरंभ होता है, फिर पुरुष उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी हमारी बेटियों की जो माएँ होती हैं, वो अपना रोल अदा करने लगती कि ये तो तेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो उसके अंदर एक विध्वंस की भावना जागृत होने लगती है। फिर जब 50% पुरुष अपने ससुराल के पक्ष में हो गए, तो वो तो सबसे बेटर है, क्योंकि उन स्त्रियों के अनुसार ही उनके पति चलने लगते हैं। लेकिन जो पति नहीं चल पाते हैं, उनके ही मन में ऐसे कि इसको वो कर दो, ये कर दो। इसको भी हम देखें तो अगर कुछ समय हम व्यतीत कर लें और 1-2 बच्चे जन्म ले लें, तो उसके बाद पुरुष का जो तेज होता है ना, जिसके कारण, जैसे खून की गर्मी कहते हैं, जिसके कारण वो बल बलाता है, वो नीचे आने लगता है। जब वो नीचे आता है, तो वही पत्नी और पति में आपस में निभने लगती है। जब वह निभने लगती है, तो वही घर फिर सुंदर दिखने लगता है, क्योंकि पति फिर अपनी पत्नी को घर की चाबी और सब कुछ सौंप देता है। तो वहां पे थोड़ा इंतजार करने पे हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ समय और भाग्य का भी वो होता है, लेकिन अधिकतर इसी टाइप से होते हैं। इसके पश्चात मैंने देखा है कि अगर पत्नी के हिसाब से पति चलने लगा, तो उसके अपने घर में विस्फोट होने लगता है, और अगर पत्नी पति के हिसाब से चलने लगती है, तो मायका भी बच जाता है, और ससुराल में भी वह अपनी स्थिति को मजबूत और सुदृढ़ करने लगती है। क्योंकि हम जब शादी होके अपने पति के घर आए हैं, तो हमें अब अपना घर वही समझना चाहिए, उसी को उन्नत और उठाना चाहिए। लेकिन हम तब भी अपने मायके को देखते हैं, और जब यही समय आगे बढ़ जाता है, तो हमें इसके भी दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। इसको आप सोचेंगे कि इससे क्या दुष्परिणाम है। जब हमारे मतलब
पत्नी के भाई के बच्चे हो जाते हैं, जब आप फूफा और बुआ बन गए, तब सबसे कट्टर आप ही घोषित किए जाएंगे कि हमारे फूफा ऐसे हैं, हमारी बुआ ऐसी हैं।